मेरा नाम अनुष्का है। मैं इंडियन फेडरेशन उत्तर प्रदेश की कन्वीनर हूँ। मैं वेबिनार में जुड़े सभी साथियों का बहुत स्वागत करती हूँ। दिवाली के इस समय पर आप सभी ने समय निकालकर हमारी ज्वाइन किया, उसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद और दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का हमारा जो विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर। इससे पहले 2 शिक्षा नीति आई थी, एक 1968 में आई थी, पहली शिक्षा नीति, दूसरी आई थी हमारी 86 में और अब आई है 2020 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पहली 2 नीति पर और ये राइट टू एजुकेशन एक्ट पर शिक्षा का जो अधिकार है उस पर क्या असर डालेगी, इस चीज को समझने के लिए इस पे एनईपी वैसे अभी तक संसद में नहीं लाई गई है, लेकिन इसको लागू किया जा रहा है। तो एनईपी को ठीक तरह से जानने समझने के लिए और इसका एजुकेशन पर क्या असर पड़ेगा, उसके लिए हमारे बीच हमारे मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर अनिल राय। डॉक्टर अनिल राय राइट टू एजुकेशन फोरम बिहार के संयोजक हैं, बिहार समाज विज्ञान अकादमी से भी जुड़े हैं, एसोसिएशन फॉर स्टडी एंड एक्शन के सचिव हैं और पिछले 3 दशक से व्यावहारिक प्रतियोगिताओं के साथ सामाजिक क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। हम उनसे इस विषय पर जानने समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले ये जो वेबिनार है ये इंडियन यूथ फेडरेशन आयोजित कर रहा है। इंडियन यूथ फेडरेशन युवाओं का एक मंच है जो एजुकेशन और एनवायरनमेंट को लेकर काम करता है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आरती बसु को। आरती भी हमारी नेशनल टीम की सदस्य हैं, वो इसके लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में आपको बताएंगी। तो मैं आरती जी। थैंक यू अरुणिमा और मैं सभी को ही वेलकम करती हूँ आज के ये वेबिनार में। और जैसे कि अरुणिमा ने कहा कि ये अभी फेस्टिवल का टाइम है, फिर भी आप लोगों ने टाइम निकाल के ज्वाइन किया और सारे हमारे जो युवा साथी है जो देश के हर मतलब के जिले से और प्रांत से भी ज्वाइन किया आज, तो उन सभी को भी बहुत बहुत थैंक यू आज के वेबिनार में ज्वाइन करने के लिए। और जैसे कि हमारे सारे मेंटर्स भी यहाँ पे है जो बहुत सालों से ही इस मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनके एक्सपीरियंस ये जो हम लोग को सुनने का एक मौका आज मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं सारे युवा साथी को ही बोलूँगी कि आप ध्यान से सुनो। और जैसे कि शुरुआत से पहले जैसे कि मैं थोड़ा सा शुरुआत करना चाहती हूँ इंडियन यूथ फेडरेशन के बारे में थोड़ा बहुत बोल के। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तो ये इंडियन यूथ फेडरेशन जो है, या शॉर्ट को IYF बोलते हैं। तो इसका शुरुआत जो हुआ था ये वेस्ट बंगाल से हुआ था 2016 में। क्योंकि मैं और हमारे कुछ साथी हम लोग जो है कि युवाओं को लेके बहुत सारा जो है कि मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स वगैरह करते थे। और उनको जो है कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जानकारी देने की कोशिश करते थे, जैसे कि मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, जो भी न्यूज़ अभी चल रहा है उसके ऊपर डिबेट डिस्कशंस। और इसके बाद भी हम लोग बहुत सारे और भी फोरम्स में भी इनको लेके जाते थे, जहाँ से उनके ही दिमाग में ये चीज़ आया था कि क्यों ना हम लोग एक युवाओं का ही एक संगठन को स्टार्ट करें, जिस संगठन में ये एक प्लेटफॉर्म जैसा बनेगा, यहाँ पे हम लोग कुछ सीखेंगे भी और जैसे कि सीखने के बाद कुछ जो है कि अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी करेंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये जो है कि ये हर एक युवाओं को ही वेलकम करते हैं, जैसे कि 15 से लेके जो 30 एज के हैं वो सारे युवा साथी को वेलकम करते हैं। और हमारे इधर बहुत मिक्स्ड ग्रुप भी है युवाओं का ही। तो ये हम लोग मिलके कुछ समझते भी है, जानते भी है, कुछ एक्शंस भी लेते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो है कि डिफरेंट जो है कि लोगों के पास भी पहुंच पाए, अपने जो जानकारी है उसको लेके डिफरेंट जो है कि युवाओं के पास भी पहुंच पाए, और जाके आगे जाके हम लोग भी पॉलिसी लेवल पे कुछ चेंजेस लाए। क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है कि जो भी डिसीजंस लिया जाता है हमारे बारे में या बच्चों के बारे में, उसमें हम लोगों की पार्टिसिपेशन काफ़ी कम रहता है। लेकिन अगर युवा ही खुद कंट्रीब्यूट कर पाए कि मतलब जानने के बाद कंट्रीब्यूट कर पाए, तो आई थिंक वो बेहतर होगा उनके लिए।
तो इसीलिए आईवाईएफ एक ऐसा ही संगठन है और ऐसा ही एक कैंपेन ग्रुप है जो हम सभी लोग मिलके ही मतलब उसको रन करते हैं। जैसे कि अरुणिमा है और बहुत सारे हमारे और भी साथी हैं जो यहाँ पे आज जुड़े हैं। तो इसको लेके ही हम लोगों ने फिर जो है कि इसका शुरुआत हुआ था 2016। धीरे धीरे हम लोग जो है कि बहुत सारे और भी मतलब के स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट में भी पहुंचे। हम लोगों का ये तो मतलब एक उद्देश्य है कि हम लोग और भी युवा साथी के पास पहुंच पाए ताकि उनको भी हमारे ये जो कैंपेन है उसके साथ जुड़ पाए और हम लोग मिलके ही एक अच्छा कुछ चेंज ला पाए। क्योंकि अभी जैसे हम सभी को पता है कि इंडिया एक यंग नेशन है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि हमारे युवा साथी काफी ज्यादा जो है कि फेसबुक या जो है कि सोशल मीडिया में ही एंगेज्ड है या बहुत सारे पॉलिटिकल फोरम्स में दिखाई देता है, लेकिन उनके पास जानकारी सही ढंग से नहीं होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि देश का आज जो ये हाल है, जो मतलब जो सारा अनरेस्ट है, जहाँ पे मतलब कि ये हो रहा है, वायलेंसेस हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशंस हो रहा है, इनजस्टिसेस हो रहा है, हर जगह पे हम लोग न्यूज़ पढ़ते ही है। लेकिन उसमें बहुत सारे युवा साथी भी एंगेज्ड है, शायद उनको पता भी नहीं है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा उनके जीवन के ऊपर या उनके आने वाले कल के ऊपर। तो ये युवा साथी को हम लोग ये जानकारी देना चाहते हैं, उनमें ये अवेयरनेस लाना चाहते हैं, उनमें वो वैल्यूज लाना चाहते हैं, ताकि वो एक जो है कि एक ऐसा इंडिविजुअल बने जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो मतलब जो कंपैशनेट हो मतलब हर एक इंडिविजुअल के बारे में, मतलब जिसके पास जो है कि राइट्स, जस्टिस, ये सब का अंडरस्टैंडिंग हो स्ट्रांगली, और कहीं पे भी गलत दिखे तो वो खड़े हो सके निडर होके। तो ऐसा ही एक संगठन आईवाईएफ है। तो आईवाईएफ की तरफ से बहुत सारे और भी ऐसे जो है कि वेबिनार्स और कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो अगर आपके पास भी कुछ युवा साथी है और आप भी युवा साथी है जो आईवाईएफ के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे संपर्क में आइए। हमारे बहुत सारे और भी चैनल्स वगैरह सब कुछ है और ईमेल आईडीज भी है, मैं लिख के भी दूंगी। लेकिन आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि ये जो हमारा जो ये कैंपेन है, इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, और भी और मतलब और मतलब जितने ज्यादा युवा साथी के पास हम लोग पहुंच पाएंगे उतना ज्यादा ही चेंज ला पाएंगे। तो इसीलिए ही तो ये छोटा सा ही मैंने बोला, और मैं आगे अरुणिमा के पास मतलब लेके जाऊंगी कि अरुणिमा आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। अरुणिमा आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ हाँ, अभी ठीक, अभी ठीक। आज इस वेबिनार की अध्यक्षता के लिए मैं रघु तिवारी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो इस वेबिनार की अध्यक्षता स्वीकार करें। रघु तिवारी जी आरटी फोरम उत्तराखंड के कन्वीनर हैं, हमारे इंडियन यूथ फेडरेशन के मेंटर सदस्यों में से एक हैं और पिछले 20-25 सालों से सामाजिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। रघु तिवारी जी। मैं उनके नाम का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। ठीक। तो फिर मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मुख्य वक्ता अनिल राय जी को। अब वो आए और अपने विचार इस विषय पर रखें। लगता है मैं दिखाई पड़ रहा हूँगा अरुणिमा जी। जी जी जी, दिखाई भी पड़ रही है, सुनाई भी आ रही है। एक दिक्कत हो सकती है कि अभी मैं गांव में हूँ, और जैसा कि हमारे गांवों का हाल है, नेटवर्क कमज़ोर हो सकता है। अगर उस तरह का हुआ तो मुझे आप सूचित कर देंगी, मैं वीडियो ऑफ कर लूँगा। तो हम लोग बातचीत, अध्यक्ष जी की अनुमति से हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इंडियन यूथ फेडरेशन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस बात के लिए कि देश में जितने सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों में एक अहम मुद्दा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है।
और यूं कहें कि यह सबसे ज्यादा अहम है कि यह बाकी सारे मुद्दों को, सारे पॉलिसीज को, सारे कार्यकलापों को प्रभावित करने वाला है। ऐसा नहीं है कि यह केवल एजुकेशन को ही प्रभावित करके रह जाएगा, पढ़ाई लिखाई को ही प्रभावित करके रह जाएगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई ऐसी चीज है जो जीवन के दूसरे दूसरे मुद्दों को प्रभावित, दूसरे दूसरे क्षेत्रों को प्रभावित करती है। इसलिए हम लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 2020 पर गंभीरता से और है, इसके लिए और लगातार विचार विमर्श करने की जरूरत है। इसके लिए इंडियन यूथ फेडरेशन ने आज यह कार्यक्रम आयोजित किया है, वह भी दीपावली की पूर्व संध्या पर। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और उन सारे साथियों का धन्यवाद करता हूं जो पर्व का अवसर होते हुए भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अर्थात वे शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हैं और यह समझते हैं कि शिक्षा जीवन को कितनी दूर तक प्रभावित करने वाली चीज होती है। सबसे पहले तो अब यह बात कि यह शिक्षा नीति है, यह शिक्षा का कानून नहीं है। नीति क्या होती है? नीति का अर्थ होता है दृष्टिकोण। यह हमारी रूपरेखा क्या होगी? अगर शिक्षा नीति है तो शिक्षा के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होगा, हमारी इसकी रूपरेखा क्या होगी। इसीलिए नीति का कोई कानूनी आधार नहीं होता है। अगर नीति लागू नहीं होती है तो उसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, जिस तरह हम शिक्षा अधिकार के लागू नहीं होने पर जा सकते हैं, उस तरह हम शिक्षा नीति के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं कि यह बात कही गई थी और लागू नहीं हुई। अर्थात सरकारें किसी चीज को के लिए एक रूपरेखा तय करती है कि हम इस रूप में चलाएंगे, हो सका तो वह हो सका और नहीं हो सका तब भी कोई बात नहीं। इसी रूप में आज तक इस देश की नीतियां चलती रही हैं, इसके पूर्व की शिक्षा नीतियां भी। यह नीति पिछली नीतियों से इस मायने में विशिष्ट है कि पिछली नीतियों के प्रति सरकार इतनी तत्पर नहीं हुआ करती थी जितनी तत्परता के साथ वह इस नीति को लागू करने में के पीछे पड़ी हुई है। इससे कितनी व्यग्रता है इस नीति को लागू करने के लिए सरकार में, इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी स्तर पर देश के सारे जिलों में शिक्षा नीति को लेकर के सरकारी सभाएं आयोजित की गई है। इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि यह कितनी तत्परता है और कितनी निष्ठा के साथ सरकार इसको लागू कर रही है और बात बेबात अपनी बड़ी उपलब्धियों के रूप में सरकार के मंत्री या दूसरे जो पार्टी के पदाधिकारीगण हैं वो इस बात का जिक्र करते हैं कि हमने शिक्षा नीति को लागू किया और शिक्षा नीति को इस रूप में ये है और इसके द्वारा हम विश्वगुरु होने जा रहे हैं। विश्वगुरु शब्द का इस्तेमाल इस नीति में किया भी गया है। जैसा कि कहा अभी अरुणिमा जी ने कि इसके पहले भी शिक्षा नीतियां आई थी और यह शिक्षा नीति भी आई। अभी तक जो शिक्षा नीति चल रही थी वह 86/92 जिसको 92 में संशोधित किया गया था उसके आधार पर चल रही थी। क्या फर्क है उस नीति से और इस नीति में कि अगर कोई नीति पहले से चल रही हो या कोई व्यवस्था पहले से चल रही हो, उसके बदले में कोई व्यवस्था लाने के पीछे हम कोई तर्क देंगे कि यह व्यवस्था इस मायने में असफल है या पूरी तरह कारगर नहीं है या नई आवश्यकताओं को एड्रेस कर सकने में असमर्थ है, तभी हम नई व्यवस्था लाएंगे। तो इस नीति में या 2020 की जो शिक्षा नीति है उसमें दो बातें कही गई हैं। पहली बात यह कि जो पहले वाली शिक्षा नीति थी उसको भी नई शिक्षा नीति ही हम लोग कहते थे, कि पहले वाली जो शिक्षा नीति थी उसमें इन्वर्टेड कॉमास में मैं कहता हूं उसको कि
राष्ट्रीय हित में युवक युवतियों को तैयार करना, यह उसका मेन फोकस था। ये राष्ट्र के हित में यहाँ के युवक युवतियों को तैयार करना उसका मेन फोकस था। इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि पिछली शिक्षा नीति के अधूरे काम को पूरा करने का प्रयास किया गया है इस नई शिक्षा नीति में, अर्थात 2020 की शिक्षा नीति में। वो अधूरा काम कौन सा है इसके बारे में बहुत क्लियर नहीं कहा गया है, लेकिन यह कहा गया है कि पिछली नीति का जोर शिक्षा तक पहुंच के मुद्दे पर था, अर्थात अब इस शिक्षा नीति का जोर शिक्षा तक पहुंच के मुद्दे पर नहीं होगा, उससे अलग होगा। यह बात क्लियर होती है। मैं इस बात से भी असहमत हूं कि पिछली शिक्षा नीति शिक्षा तक पहुंच के मुद्दे पर आधारित थी, बल्कि वह शिक्षा को बच्चों तक पहुंचाने के मुद्दे पर आधारित थी। इसको इस रूप में देखना चाहिए, शिक्षा तक बच्चों को पहुंचाने की नहीं। इसके उलट इस शिक्षा नीति में आप आगे चल करके देखेंगे, इसका अगर विश्लेषणात्मक दृष्टि से अगर इसको देखेंगे, तार्किक दृष्टि से इसको देखेंगे, तो एक उलट दृष्टिकोण आपको दिखाई पड़ेगा कि अब बच्चों तक शिक्षा को नहीं पहुंचाना है, बल्कि शिक्षा तक बच्चों को अपनी पहुंच बनानी है। उसके अलग अलग माध्यम है जिसके बारे में बताया गया है। तो एक यह अंतर उससे आ गया है। दूसरी बात जो लास्ट में जाकर के पिछली शिक्षा नीति के बारे में कही गई है, वह अनुच्छेद 23 में कही गई है। यह बात लास्ट में जाकर के 27 अनुच्छेद है, जिसके में लास्ट में यह बात 23वें अनुच्छेद में कही गई है कि पिछली जो शिक्षा नीति थी वह इंटरनेट के प्रभाव आकलन में अक्षम थी। जाहिर है कि उस समय इंटरनेट नहीं आया हुआ था, इसलिए उसके बारे में उसमें कोई जिक्र ही नहीं होगा, उसका उपयोग करने के बारे में कोई दृष्टि ही नहीं होगी। लेकिन यह बात समझ में नहीं आती है कि केवल इंटरनेट का शिक्षा में सहायता पहुंचाने के लिए हम एक नई शिक्षा नीति ले आवे, यह बात कुछ हजम नहीं होती है। इस तरह ये दोनों बातें उसमें दिखाई पड़ती हैं पूरी शिक्षा नीति 27 अनुच्छेदों को पढ़ने के बाद, कि शिक्षा तक पहुंच के मुद्दे को पलट देने से आगे बढ़ने की बात और इंटरनेट का उपयोग करने की बात, ये दोनों बातें बहुत मायने नहीं रखती हैं इस एक पूरी शिक्षा नीति को लाने के लिए। इस शिक्षा नीति को लाने का एक अपना इतिहास रहा है, एक लंबा इतिहास है, कम बड़ा इतिहास नहीं है, कम लंबा इतिहास नहीं है। 2015 में ही, जब 2014 में जब इस सरकार का गठन हुआ था, अभी जो वर्तमान सरकार है उसी जिस पार्टी का, 2015 में ही एक विमर्श पत्र जारी किया गया था। वह विमर्श पत्र क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में था कि आपको उसमें हाँ और ना में उत्तर देना था, और बाद में कहा गया कि इसको 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में इस विमर्श पत्र को लेकर के विमर्श हुए हैं। 6,600 प्रखंडों में, ब्लॉक्स में इस पर विमर्श हुए हैं, 600 जिले में इस पर विमर्श हुए हैं, और 36 राज्यों में इस पर चर्चा हुई है। मैं बिहार से हूँ, बिहार के बारे में मैं जानता हूँ कि जिस समय विमर्श पत्र आया था उस समय मैंने बिहार में के 13 जिलों में फिजिकल मीटिंग की थी। 13 जिलों में, बिहार और झारखंड के 13 जिलों में फिजिकल मीटिंग की थी, जिसमें से एकमात्र मुझे दरभंगा विश्वविद्यालय के कुलपति मिले थे, जिन्होंने एक पन्ने का, एक पेज का हुआ था जिसमें हायर एजुकेशन के बारे में एस नो करके उन्होंने कमेंट भेजा था। बाकी मुझे 13 जिलों में, बिहार के 13 जिलों में कोई नहीं मिला जिसने कहा हो कि यहाँ पर कोई किसी तरह की बैठक हुई है। राज्य में भी नहीं बैठक हुई। यह बात मैं इसलिए जानता हूँ कि जो कमिटी गठित हुई थी उसका एक मेंबर मैं भी था, मुझे फोन करके बताया गया था, और बाद में उसकी कोई बैठक नहीं हुई। तो मैं नहीं जानता हूं कि वह 2.5 लाख ग्राम पंचायतें, 6,600 प्रखंड, 600 जिले और वे 36 राज्य कौन थे। मेरा अनुभव जो था वह मैंने कहा। सर्वप्रथम यह विमर्श पत्र के रूप में इसको प्रकाशित किया गया था।
फिर सुब्रह्मण्यम, उस विमर्श पत्र के बाद सुब्रह्मण्यम साहब के नेतृत्व में एक सुब्रह्मण्यम समिति का गठन किया गया। उसकी रिपोर्ट को फिर खारिज कर दिया गया। फिर कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में एक और कमेटी बनी। कस्तूरी रंगन जी की रिपोर्ट को कभी जारी नहीं किया गया। हम लोगों ने जैसे तैसे दूसरे माध्यमों से वह रिपोर्ट प्राप्त की, या अलग बात है, लेकिन उसको सार्वजनिक कभी नहीं किया गया। और उसके बाद भी अनेक कवायदों के बाद अभी जो हम लोगों का स्वरूप, अभी जो स्वरूप है वह शिक्षा नीति का वह स्वरूप है सो सामने आया, जिसको 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने पास किया था। कैबिनेट का मतलब होता है कि एक पार्टी के लोगों का दल, समूह, या दूसरी बात है कि साझा सरकार में कई पार्टी के लोग होते हैं, लेकिन सामान्य अवधारणा यह है कि एक तरह के मानसिकता के लोगों का वह समूह है, एक पार्टी के लोगों का समूह है। कि 29 जुलाई को जिस समय यह पास किया गया था, लागू किया गया था, पास किया गया था, उस समय कोविड था और कोविड के कारण लोग घरों में घुसे हुए थे और यहाँ तक कि संसद भी स्थगित थी। और उसी समय इसको 2020 में इसको लागू किया गया था। अपेक्षा यह की गई थी कि अभी आपातकाल में इसको भले ही इस तरह लागू कर दिया गया हो, लेकिन बाद में इसको संसद में पेश किया जाएगा और इस पर बहस की जाएगी। लेकिन इसके बाद कभी भी इसको संसद में पेश नहीं किया गया और न इस पर बहस की गई। अभी जो इसका स्वरूप है वो अंग्रेजी में 66 पेज है और हिंदी में 108 पेज है इस शिक्षा नीति का। अब हम लोग शिक्षा नीति के भीतर की बात करने की कोशिश करेंगे। पूरी शिक्षा नीति को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है एक भाग है स्कूल शिक्षा का, दूसरा भाग है उच्चतर शिक्षा का, तीसरा भाग है अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दों का और चौथा भाग है क्रियान्वयन की रणनीति का। इन चारों भागों में 27 अनुच्छेद हैं। 27 अनुच्छेद मतलब 27 पॉइंट्स हैं। इन 27 पॉइंट्स में अलग अलग बातें कही गई हैं। एक बात अगर आप ऊपर से नीचे तक, शुरू से अंत तक अगर इस शिक्षा नीति को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो एक ही बात की अनेक बार पुनरावृत्ति आपको मिलती है। एक ही बात की अनेक बार पुनरावृत्ति मिलती है। कुछ ऐसी बातों की भी पुनरावृत्ति मिलती है जो स्कूली शिक्षा में भी है, और वही बात जैसे बीएड की बात है, वह स्कूली शिक्षा के संदर्भ में भी वही बात कही गई है और हायर एजुकेशन के खंड में भी वही बात कही गई है। इस तरह कई बातों का रिपीटिशन, और वह रिपीटिशन का कोई तार्किक कोई संगति ऐसा नहीं दिखाई पड़ती है। एक जगह भी वह बात कही जा सकती है। तो इस तरह है। मुख्य बात यह है, एक बात यह है कि कुछ अच्छी बातें इसमें कही गई हैं। पहले उन अच्छी बातों को ही और आशाजनक बातों को ही तो पहले लेते हैं। जिन आशाजनक बातों को इसमें कहा गया है उसमें एक यह बात है कि अब शिक्षा अधिकार को, जो एक कानून है, मौलिक अधिकार है बच्चों का, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का अभी तक है, और जिसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे हैं। या आंगनबाड़ी से लेकर, मतलब 0 से लेकर 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक, 18 अर्थात 12वीं कक्षा तक का यह अधिकार का विस्तार हो, जिसके बारे में इसमें कहा गया है, माना गया है कि इसको इस तरह किया जाएगा। लेकिन अन्य अनेक बातें हो गई हैं, लेकिन अभी तक इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि शिक्षा अधिकार का विस्तार हम 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए वो अधिकार प्रदान करेंगे। इस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई है। इसमें इसमें कुछ आधार सिद्धांत इस शिक्षा नीति के बताए गए हैं। मैं उन आधार सिद्धांतों को एक बार बता देता हूं, जिससे मोटे तौर पर अवधारणा बन जाएगी कि किस तरह की बातें इस शिक्षा नीति में है। और बाद में जब उनका विश्लेषण करूंगा, उनकी चर्चा करूंगा, तो वे बातें और ज्यादा खुल करके आएंगी। वे 14 बातें हैं कि बच्चे की क्षमता की स्वीकृति, पहचान और विकास पर यह शिक्षा नीति ध्यान देगी। बुनियादी साक्षरता पर यह शिक्षा नीति ध्यान देगी।
या बहुविषयक समग्र ज्ञान। बहुविषयक मतलब एक ही विषय ने फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स ही नहीं, दूसरी चीजें भी, हम संगीत भी सीख सकते हैं। बहुविषयक समग्र ज्ञान पर यह शिक्षा नीति ध्यान देगी। समझ और तार्किक सोच पर यह शिक्षा नीति ध्यान देगी, जो यह मानती है कि पर्यटन आधार पर यह शिक्षा चलती थी। ये नैतिकता, मानवीयता और संवैधानिकता पर यह शिक्षा नीति विशेष बल देगी। बहुभाषिकता अर्थात एक व्यक्ति, एक बच्चा एक से अधिक भाषा बोल सके, लिख और समझ सके, इस बात पर यह शिक्षा नीति केंद्रित होगी। सतत मूल्यांकन अर्थात वर्ष में एक बार परीक्षा की प्रणाली नहीं, लगातार परीक्षा की प्रणाली, परीक्षा उसकी ली जाएगी। जीवन कौशल पर ध्यान दिया जाए, उसके विकास पर ध्यान दिया जाएगा। तकनीक के उपयोग पर, कि शिक्षा में तकनीक का किस तरह और कितनी दूर तक उपयोग हो सकता है, उस पर यह ध्यान दिया जाएगा। पूरी शिक्षा के केंद्र में शिक्षक होंगे। स्वायत्तता की बात, शैक्षिक संस्थाओं की स्वायत्तता की बात बार बार कही गई है। उत्कृष्ट शोध पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। भारतीयता के गौरव बोध पर, कि भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, पुराणों, पौराणिक कथाओं वगैरह वगैरह की जो बातें हैं, उसके गौरव बोध के बारे में अनेक बार, अनेकत्र बार बार इसके बारे में कहा गया है। निजी और सामुदायिक भागीदारी की जो सरकारी स्कूल कॉलेज हैं, उसके साथ ही प्राइवेट स्कूल कॉलेज को भी मिला करके चलने की बात कही गई है। ये 14 इसके आधारभूत सिद्धांत हैं। इन आधारभूत सिद्धांतों पर ही पूरी शिक्षा नीति की संरचना खड़ी की गई है। अब हम लोग इसमें अलग अलग बिंदुओं, अलग अलग पक्षों के बारे में तो बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि शिक्षा विभाग का नाम, जो पहले मानव संसाधन विकास विभाग हुआ करता था, अब उसको बदल करके शिक्षा विभाग कर दिया जाएगा। इसके बारे में केजी सुरेश ने बड़े गौरव के साथ कहा था। केजी सुरेश एक आरएसएस के शैक्षिक संगठन के हेड हैं, राष्ट्रीय मुख्य हैं वो, कि उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि उनके ही सुझाव पर इसको शिक्षा विभाग कर दिया गया है। केवल नाम बदल देना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको उसके अर्थ के साथ जोड़ करके देखे जाने की जरूरत है। अगर मानव संसाधन विकास विभाग था तो उसका अभिप्राय क्या था, शिक्षा विभाग है तो उसका अभिप्राय क्या है। मैंने पहले ही शुरुआत में कहा था कि कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, जिसके आधार पर शिक्षा नीति, पिछली शिक्षा नीति तैयार हुई थी, उसमें कहा था कि राष्ट्र हित में युवक युवतियों को तैयार करना, उस राष्ट्र हित में युवक युवतियों को तैयार करने की मुख्य मंशा को लेकर के ही विभाग का नाम मानव संसाधन विकास विभाग रखा गया था। लेकिन अब शिक्षा का, अगर इसको शिक्षा विभाग अगर फिर से कर दिया गया है तो इसका अभिप्राय होता है कि अब इसका उद्देश्य मानव युवक युवतियों को तैयार करना नहीं, बल्कि केवल शिक्षा प्रदान करना है। इस फर्क को, इस तार्किक पक्ष फर्क को समझने की जरूरत है। एक बात यह, दूसरी बात यह कि पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र में कुछ फेरबदल इसमें इस नीति में की गई है। इसका डिजाइन जो किया गया है कि 5+3+3+4 का डिजाइन किया गया है। पहले 5 का मतलब होता है कि आंगनबाड़ी के 3 वर्षों से लेकर के कक्षा पहली और दूसरी कक्षा तक के बच्चे, उसको एक एक दर्जे में रखा गया है, पहले 5 में रखा गया है। फिर क्लास 3, 4 और 5 को +3 में रखा गया है। फिर 6, 7, 8 को फिर +3 में रखा गया है, और फिर 9, 10, 11, 12 को +4 में रखा गया है। शिक्षा का उद्देश्य बताया गया कि संज्ञानात्मक ज्ञान नहीं, और कौशल विकास इसका शिक्षा उद्देश्य होगा। और इसमें खेल आधारित शिक्षा होगी, जिसमें भारतीय कला और संस्कृति का समावेश होगा, और
अलग अलग विषयों में, अभी तक हम लोग अगर फिजिक्स पढ़ते थे तो फिजिक्स पढ़ने वाला बच्चा संस्कृत नहीं पढ़ा करता था, लेकिन अलग अलग विषयों के बीच भी अंतर कोर्स, क्या कहेंगे उसको, कि अंतर परिवर्तन, कोर्स के भीतर अंतर परिवर्तन उसको किसी भी साल में, वह अगर फिजिक्स पढ़ रहा है तो अगले साल वो केमिस्ट्री ले सकता है एक साल पढ़ करके, या अगर इस साल अगर संस्कृत पढ़ रहा है तो अगले साल वो मैथ्स में एडमिशन ले सकता है। इसके अलावा सेमेस्टर प्रणाली को स्कूल से लेकर के उच्च शिक्षा तक उसको लागू किया जाएगा। देखिए इसका डिजाइन यही तय किया गया है। भाषा के बारे में, इसके नई शिक्षा नीति में भाषा के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती रही हैं। कि पहली बात तो इसमें मातृभाषा पर इसमें बहुत बल दिया गया है कि मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी और 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही द्विभाषी अप्रोच को भी, ये वही उसकी शब्दावली है, उसी की शब्दावली का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि द्विभाषी अप्रोच को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तीनों शब्द इन्वर्टेड कॉमास में है कि द्विभाषी अप्रोच को प्रोत्साहन दिया जाएगा। द्विभाषी अप्रोच को प्रोत्साहन देने का मतलब यह है कि प्राइवेट स्कूल में, निजी विद्यालयों में मातृभाषा शिक्षण, जैसे बंगाल के लोग हैं तो बंगला भाषा के साथ ही अंग्रेजी भाषा में भी प्राइवेट स्कूल उसको पढ़ा सकते हैं। मैं बिहार से हूं तो हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा में भी वो पढ़ा सकते हैं। अर्थात पहले की अपेक्षा कोई इसमें परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है। एक इसमें जोर दिया गया है कि संस्कृत को विकल्प भाषा के रूप में और आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में संस्कृत को माना गया है, या उसमें कहा गया है कि संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है और बहुत वैज्ञानिक भाषा है। ये दोनों बातें कही गई है उसमें, और संस्कृत को विकल्प भाषा का दर्जा दिया गया है। यह पढ़ाई की बात हुई, भाषा की बात हुई। अब परीक्षा की बात। पहले ही कहा कि नियमित आकलन होगा 360 डिग्री पर, और उसमें कहा गया है कि परीक्षा के तरीके में बदलाव ला करके कोचिंग पर अंकुश लगाया जाएगा, कि कोचिंग का बहुत प्रभाव बढ़ गया है और परीक्षा के तरीके में अगर हम बदलाव कर देते हैं तो कोचिंग पर अंकुश लगेगा। और परीक्षा में क्या बदलाव करके कोचिंग पर अंकुश लगेगा, इसके लिए उसमें बताया गया है कि दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होंगे उससे बच्चों में समझने की प्रक्रिया का विकास होगा, जिसके कारण कोचिंग पर है सो अंकुश लगने की संभावना है। मैं नहीं जानता कि इससे है सो कितना इस बात से कोचिंग पर कितना अंकुश लग जाएगा, लेकिन इसमें यही बात कही गई है। परीक्षा के लिए पहले 10वीं और 12वीं कक्षाओं में परीक्षाएं हुआ करती थी, वह पहले भी, लेकिन अब कक्षा 3 में भी, 5 में भी और 8 में भी परीक्षाएं होंगी, जो स्थानीय प्राधिकारों या प्राधिकरणों के द्वारा या स्थानीय जो चिन्हित जो प्राधिकरण होंगे, जो संस्था होगी, उसके द्वारा वह निचली कक्षाओं में परीक्षाएं ली जाएंगी। दूसरी बात है कि परीक्षा अब राष्ट्रीय पर बहुत सारी परीक्षाएं अब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के माध्यम से होगी, जिसकी चर्चा हम लोग अंत में करेंगे कि किस तरह केंद्रीयकरण हुआ है परीक्षाओं का, कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA उसको कहा गया है कि उसके माध्यम से कॉलेज यूनिवर्सिटी में नामांकन होगा और परख जो एक विकसित किया गया संस्था विकसित की गई है, उसको वह दिशा निर्देश परीक्षाओं के लिए जारी करेगा। दूसरी बात है कि जो डिजिटलाइजेशन पर इसमें बहुत ज्यादा बल दिया गया है। प्राथमिक कक्षाओं से लेकर के, शुरुआती कक्षाओं से लेकर के हायर एजुकेशन तक, उच्चतर शिक्षा तक डिजिटलाइजेशन पर बहुत बल दिया गया है। और जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि डिजिटलाइजेशन पर इतना बल दिया गया कि इसके बारे में नई शिक्षा नीति के बारे में ही कहा गया कि पुरानी शिक्षा नीति इंटरनेट के प्रभाव आकलन में अक्षम थी, और डिजिटल शिक्षा को प्रमोट करने के लिए ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स, अभी दर्जनों
प्लेटफॉर्म्स विकसित हो चुके हैं कि ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स विकसित किए जाएंगे। और इसके साथ ही सभी, फिर मैं इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं कि सभी घरों ऑब्लिक स्कूलों में फोन, स्मार्टफोन, टैबलेट आदि प्रदान किए जाएंगे। तो इस तरह पूरी शिक्षा को डिजिटल बना देने का, कि जो फिजिकल शिक्षा होती है, फिजिकल एजुकेशन है, उसको किस तरह कन्वर्ट कर देने का मोटो लेकर के यह शिक्षा नीति अग्रसर होती है, या आगे चल करके आप उच्च शिक्षा में इसको और भी देखेंगे। कौशल शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया है, जैसा कि इसके उद्देश्य में ही कहा गया था कि कौशल विकास पर बहुत जोर दिया जाएगा। और यह जोर देना इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कक्षा 6 से ही बच्चों को कहा गया है कि कौशल विकास पर कौशल प्रशिक्षण उनको प्रदान किया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उसमें ट्रेड्स भी बताए गए हैं, कि 2-3 ट्रेड्स भी बताए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि कक्षा 6 से ही बढ़ईगिरी का, बिजली और बर्तन निर्माण, ये 3 ट्रेड्स बताए गए हैं उसमें, कि इसका प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाएगा। यह जो मेन सब्जेक्ट होगा उसके साथ ही यह सब भी चलेगा साथ साथ। इसमें कई सारे शिक्षाविद आपत्ति जताते हैं कि यह बच्चों को कम उम्र में ही बच्चों को मुख्य पढ़ाई की मुख्य धारा से सस्ती मजदूरी की तरफ, सस्ती मजदूरी वाले ट्रेड में उसको ढकेल देने का यह प्रयास है। इस तरह की आशंका बहुत सारे शिक्षाविद इस बात के लिए जताते हैं। दूसरा, इसमें एक व्यावहारिक प्रॉब्लम भी है कि जहां हमारे विद्यालयों में जो नियमित शिक्षक हैं वही नहीं जब पर्याप्त मात्रा में है, तो जो अलग अलग ट्रेड के शिक्षक कितने और कहाँ बहाल होंगे, और कितना उनको उस ट्रेड का प्रशिक्षण उनको दिया जा सकेगा, और कितना वह उचित मानक प्रशिक्षण होगा, यह सब सारी बातें सवालों के घेरे में। शुरुआत से लेकर के ही अंत तक इसको अनेक बार आप देखेंगे कि प्राचीन भारत के ज्ञान पर, उसकी पौराणिकता पर, महापुरुषों पर, पौराणिक पुरुषों पर, विजय गाथाओं पर, संस्कृत पर आदि पर, उसकी कथाओं पर, उस पर बहुत जोर दिया गया है। और इसको सिलेबस में भी शामिल करने की बात कही गई है, जिसके बारे में कई स्टेट से ऐसी खबरें आ भी रही हैं कि उसको कि अमुक जगह पर इस बात को इस रूप में सिलेबस में शामिल किया गया है, कि वह सब सारी बातें शुरू हो गई हैं, कि सारी बातें पाठ्य पुस्तकों में होंगी, ऑडियो वीडियो के रूप में बच्चों को उसको दिखाया जाएगा। और लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक प्रारंभिक गुणवत्तापूर्ण सार्वभौम शिक्षा प्राप्त कर ली जाएगी। जो आंगनबाड़ियां हैं अर्थात ECCE है, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि ECC की अवधारणा यह थी, आंगनबाड़ियों की अवधारणा अब तक यह थी कि बहुत छोटा बच्चा, 3 वर्ष का बच्चा दूर तक नहीं जा सकता है, इसलिए उसके घर के अड़ोस पड़ोसी, उसके टोले में ECC की स्थापना कर दी जाएगी, जहां पर वह उसकी माँ उसको जाकर के पहुंचा देगी बगल में, और इसके बाद वो अपने काम में लग जाएगी, अपने काम पर चली जा सकती है, और बाद में उसको ले आएगी वहां से। लेकिन अब ECCE को अब स्कूल से जोड़ने की बात कही गई है, और स्कूल के बारे में कहा गया है कि सारे उसमें संख्या बताई गई है कि इतने सारे स्कूल्स हैं जिसमें इतने ही कम बच्चे हैं, इतने सारे स्कूल्स हैं जो एकल शिक्षक विद्यालय हैं, और अंत में इन सारी बातों का जिक्र करने के बाद निष्कर्ष लिया गया है कि इन सबका वित्त पोषण संभव नहीं है, इन सबको नहीं रखा जा सकता है स्कूल को, इनका समेकन ही वास्तव व्यावहारिक उपाय है। तो और व्यावहारिक उपाय में बताया गया है कि 5 से 10 किलोमीटर पर अच्छे स्कूल खोले जाएंगे। 10 किलोमीटर का मतलब होता है लगभग एक ब्लॉक के बीच में अगर हम कोई स्थान अगर निर्धारित करते हैं तो 10 किलोमीटर के ही रेडियस में मोटे तौर पर एक ब्लॉक होता है, कि एक ब्लॉक में एक अच्छा स्कूल होगा, जिसको क्लस्टर कहा जाएगा, स्कूल क्लस्टर होगा, स्कूल कॉम्प्लेक्स होगा,
और जो छोटे मोटे स्कूल आंगनबाड़ियाँ वगैरह होंगी वो उसमें समाहित हो जाएंगी उसी स्कूल क्लस्टर में। तो इस तरह धीरे धीरे आशंका जताई जाती है कि धीरे धीरे जो कमजोर स्कूल हैं कि कहीं कहीं अच्छे स्कूल बना दिए जाएंगे और धीरे धीरे जो कमजोर स्कूल हैं वो नष्ट हो जाएंगे, वो बंद कर दिए जाएंगे। जैसा कि मध्य प्रदेश से यह समाचार आया था कुछ दिन पहले कि बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश 3 स्टेट्स के बारे में मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश में इन दोनों की अपेक्षा अधिक विद्यालय हैं, 1 लाख से ऊपर विद्यालय हैं वहां पर। कि मध्य प्रदेश के बारे में यह समाचार आया था कि 1 लाख विद्यालयों को बंद करके 10,000 अच्छे विद्यालय खोले जाएंगे। और अभी कुछ ही दिन पहले हिमाचल प्रदेश से यह समाचार प्राप्त हुआ है कि 5 से 10 किलोमीटर पर अच्छे विद्यालय स्कूल खोले जाएंगे, अच्छे विद्यालय खोले जाएंगे। अब शुरुआत में जब मैं इस बात को कहता था कि स्कूल बंद करने की यह योजना है तो लोग उंगली उठा देते थे मेरी इस बात पर, और आज वह बात प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ने लगी है। बच्चों की चर्चा करते हैं कि बच्चों को उनके सीखने के आंगनबाड़ी में भी और स्कूल में भी कैसे उनकी पढ़ाई होनी चाहिए, कैसे खेल आधारित और कहानी आधारित पढ़ाई होनी चाहिए, अधिगम प्रणाली होनी चाहिए, इस पर चर्चा की गई है। यह भी कहा गया है कि 20:1 का अनुपात होना चाहिए शिक्षक छात्र का, और जहाँ पिछड़ा समुदाय है, वंचित समुदाय है, वहाँ पर 25:1 का भी अनुपात रखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ड्रॉप आउट रोकने के लिए ढेर सारी चिंताएं इसमें व्यक्त की गई हैं। एक पूरा का पूरा अनुच्छेद ही इस बात पर है कि ड्रॉप आउट कैसे कैसे रोका जाएगा। उसके बारे में कहा गया है कि 2 बातें कही गई हैं कि निगरानी बढ़ाई जाएगी और स्कूल को आकर्षक बनाया जाएगा। लेकिन इसी के साथ दूसरी बात भी कही गई है कि जो बच्चे इसके बाद भी निगरानी और स्कूल के आकर्षण के बावजूद स्कूल से नहीं जुड़ पाते हैं, उनके लिए ओपन स्कूल, डिजिटल एजुकेशन, पीयर ट्यूटरिंग, सामाजिक जो लोग होंगे उन लोगों के माध्यम से उनको पढ़ाना वगैरह वगैरह बातें होंगी। अर्थात सारे बच्चों को, शिक्षा अधिकार कहता है कि सारे बच्चों को स्कूल से जोड़ना अनिवार्य है, और इस तरह शिक्षा का अनौपचारीकरण कर दिए जाने की आशंका है कि जो न आना चाहते हैं उनको एक हम फोन पकड़ा करके, और हम दायित्व मुक्त हो जाना चाहते हैं कि वो उसके लिए तो हमने फोन पकड़ा ही दिया है। तो इस तरह ड्रॉप आउट रोकने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही कुछ नगद, साइकिल, हॉस्टल वगैरह वगैरह की भी बात की गई है कि जो SC ST दिव्यांग बच्चे हैं और जो बच्चियां हैं उनके लिए, उनकी अगर पहुंच दुर्लभ होगी तो उसके लिए सब व्यवस्था की जाएगी, और अगर नहीं हो सका तो उसको इस तरह डिजिटल माध्यम से या सहपाठी शिक्षण के माध्यम से या अड़ोस पड़ोस में कोई दूसरा है उसके माध्यम से उसको पढ़वाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो ओपन स्कूल है वो कक्षा 3 से, क्लास 3 से ही ओपन स्कूल को स्टार्ट किया गया है। अब मैं नहीं समझता हूँ कि क्लास 3 का बच्चा वह कितना ओपन स्कूल के माध्यम से कितना वह पढ़ पाएगा। अगर किसी तरह उसको सर्टिफिकेट दे भी दिया जाता है तो सर्टिफिकेट का क्या अर्थ होगा? स्कूल जाकर के तो वह सीख नहीं पाता है, और ओपन स्कूल में वह क्या कर पाएगा यह आने वाला समय बताएगा। स्कूल के कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके बारे में यह कही दिया है कि 2025 तक स्कूलों की संख्या को समुचित रूप दिया जाएगा, अर्थात 25 तक जितने विद्यालय बंद किए जाने हैं उन विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात विद्यालय के संबंध में यह जान लेनी चाहिए कि विद्यालय के बारे में एक या तो बात कही गई है कि उनको साधन संपन्न बनाया जाएगा, जिसके बारे में हम लोग बराबर यह आवाज उठाते रहे हैं और यह कहते रहे कि राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी जो कंप्लायंस है RTE के उसके
25.5% ही कंप्लायंस को अभी हमारे विद्यालय पूरा कर पाते हैं। इसका आश्वासन यह शिक्षा नीति देती है। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरी बात यह कह देती है कि निजी विद्यालयों के साथ ही कि प्राइवेट स्कूल्स के साथ जो सार्वजनिक विद्यालय गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको जोड़ा जाएगा। अर्थशास्त्र का एक यह बड़ा सामान्य सा सिद्धांत है कि अगर जो काम सरकार और निजी एजेंसी दोनों अगर करती है तो सरकारी एजेंसी वहां पर बैठ जाती है। जैसे नगर निगम की बसें चारों तरफ बैठ गई और प्राइवेट बसें फड़फड़ाती हुई चलती रहती हैं और हर एक साल नई बसें निकाल देती हैं। तो उनके साथ जोड़ा जाना यह एक आपत्तिजनक बात होती है। और दूसरी बात यह कही गई है निजी स्कूलों के बारे में कि निजी स्कूलों की को फायदेमंद, मैं फिर इन्वर्टेड कॉमास में इसको बोल रहा हूँ कि फायदेमंद भूमिका के लिए प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। अर्थात और उसमें यह कहा गया है कि उसको बहुत नियम कानून लगा करके उस पर बहुत पाबंदियां लगा दी गई हैं। यह उचित बात नहीं है। इस तरह हुए ठीक से काम नहीं कर पाती है, उनको दिक्कत होती है, इसलिए उनको नियम कानून में ढील दिए जाने की जरूरत है। यह प्राइवेट स्कूल के बारे में कहा गया। आगे चल करके कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में भी यही बात कही गई है। शिक्षकों के बारे में कहा गया है कि शिक्षकों के सम्मान को पुनर्जीवित किया जाएगा। इसका मतलब यह होता है कि वह शिक्षा नीति मानती है कि अभी जो शिक्षक हैं वे सम्मानित जीवन नहीं जी रहे हैं। पुनर्जीवन का यही अर्थ होता है कि सम्मानित जीवन नहीं जी रहे हैं, उनको सम्मान दिए जाने की जरूरत है। बड़ी अच्छी बात है। आवास मिलेगा, उनको दूसरे काम में नहीं लगाया जाएगा, स्थानांतरण पर रोक रहेगी, बेवजह स्थानांतरण ट्रांसफर उनका नहीं होगा, बीएड और टीईटी करने के बाद ही साक्षात्कार लिया जाएगा और तब उनकी नियुक्ति होगी। और जब नियुक्ति हो जाएगी तो साल में 50 घंटे उनको सीपीडी कार्यक्रम करना होगा, वगैरह वगैरह बातें कही गई हैं। लेकिन शिक्षकों के अस्थायीकरण का जो प्रोसेस इसमें बताया गया है वह बड़ा ही टफ है और उसमें बहुत सारे शिक्षकों को मैं समझता हूं कि घुटने के बल हो जाने की संभावना है कि उनका अस्थायीकरण छात्रों, उनके जो सहकर्मी स्टूडेंट्स जो हैं, उनके जो सहकर्मी हैं, उनके जो अधिकारी हैं वगैरह वगैरह के फीडबैक के आधार पर होगा। और जब जिसके फीडबैक के आधार पर हमारा प्रमोशन होना है या हमारा अस्थायीकरण होना है तो उसके सामने तो हमको घुटने के बल हो ही जाना होगा। उसकी हर बात पर हमको नतमस्तक होना ही होगा। तो मुझे लगता है कि जिस सम्मान के पुनर्जीवन की बात करके शिक्षक के अनुच्छेद की शुरुआत की गई थी, अंत होते होते मुझे लगता है कि उन शिक्षकों के सम्मान को फिर से घुटने के बल बैठा दिया जाएगा। उच्चतर शिक्षा की कुछ बातें कर लेते हैं कि उच्चतर शिक्षा को 21वीं सदी की जरूरत के अनुसार गुणवत्तापूर्ण बनाने की बात कही गई है कि 21वीं सदी की आवश्यकताओं को वो एड्रेस कर सके, इसकी गुणवत्ता इस आधार पर इसको रचने की बात कही गई है। और इसको रचने के लिए बहुविषयक का मतलब होता है कि अब बीएड कॉलेज में केवल बीएड की पढ़ाई नहीं होगी और मेडिकल कॉलेज में केवल मेडिकल की पढ़ाई नहीं होगी, वहां पर संस्कृत और इतिहास की भी पढ़ाई हो सकती है। कि बहुविषयक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खोले जाने की बात अनुच्छेद 9 में यह कही गई है कि बहुविषयक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय होंगे जहां पर एक ही छत के एक ही कैंपस के भीतर सारे विषयों का शिक्षण प्रशिक्षण चलेगा और 3000 से कम छात्र संख्या वाले महाविद्यालय नहीं होंगे और संबद्ध महाविद्यालय, एफिलिएटेड महाविद्यालय नहीं होंगे। जो अभी तक पूरे देश में एफिलिएशन लेकर के महाविद्यालय कॉलेजेस चलते रहे हैं कि एफिलिएटेड कॉलेजेस नहीं होंगे और 3000 से कम वाले कॉलेजेस नहीं होंगे। 3000 से कम वाले कॉलेजेस नहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि जिस तरह
स्कूल बंद किए जाएंगे, उसी तरह संभव है कि कॉलेज भी बंद होंगे। तीन तरह की उच्चतर संस्थाएं, हायर एजुकेशन की 3 तरह की संस्थाएं होंगी। एक संस्था यह होगी, एक तरह के महाविद्यालय होंगे जो स्वायत्त महाविद्यालय होंगे और वे डिग्री खुद अपनी डिग्री अपने प्रदान करेंगी, वे कॉलेज अपनी डिग्री प्रदान करेंगे, कि मतलब डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेजेज होंगे। दूसरे जो कॉलेजेज होंगे वे विश्वविद्यालय के, यूनिवर्सिटी के पार्ट्स होंगे, यूनिवर्सिटी के कॉलेजेज होंगे। और तीसरा जो प्रकार है कि यूनिवर्सिटी का पार्ट भी होगा लेकिन वह स्वायत्त डिग्री भी देने वाला होगा, कि स्वायत्त की डिग्री देने वाला महाविद्यालय जो यूनिवर्सिटी का पात्र होगा। ये 3 कैटेगरीज उसकी की गई है। 15 वर्षों में कहा गया है कि आगामी 15 वर्षों में, अर्थात 2020 में यह लागू की गई है, 2035 में 35 में तक जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वे समाप्त हो जाएंगे और एक ही कैंपस में या एक ही व्यक्ति को किस प्रकार बहुविषयक शिक्षा दी जा सकती है, बहुत सारे विषयों की शिक्षा दी जा सकती है, इसके लिए बाणभट्ट का उदाहरण दिया गया है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग उदाहरण है कि बाणभट्ट की कादंबरी का उदाहरण देकर के उसमें बताया गया है कि उसमें पहले 64 कलाएं हुआ करती थी। 64 कलाओं में केवल नृत्य और गायन वगैरह वगैरह ही कलाएं नहीं हुआ करती थी, बल्कि वह रसायन शास्त्र भी हुआ, केमिस्ट्री भी हुआ करता था, हुआ अभियांत्रिकी भी हुआ, इंजीनियरिंग भी हुआ करता था वगैरह वगैरह, ये सारी कलाओं के अंतर्गत था। और ये सारी कलाएं हुआ करती थी। इसलिए एक ही यूनिवर्सिटी में, एक ही कॉलेज में या एक ही व्यक्ति कई सारी विद्याएं वह सीख सकता है, कई सारी कलाएं, जिसको हम लोग सब्जेक्ट आजकल कहते हैं, कि कई सारी कलाएं, कई सारे सब्जेक्ट्स वह सीख सकता है और एक ही कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी कई सारे विषय या कलाएं पढ़ा सकती है। कि उसमें उदाहरण दिया गया है कि STEM के साथ, मतलब विज्ञान, तकनीकी शिक्षा, इंजीनियरिंग, गणित, जिसको हम STEM कहते हैं, कि उसके साथ मानविकी और कला शिक्षा का समायोजन करने की बात कही गई है, कि या अनुच्छेद 11 में, कि इसके साथ ही, कि मतलब साइंस और इंजीनियरिंग के साथ ही कि कला शिक्षा के भी समायोजन की बात कही गई है। अब यहाँ पर यह कितनी अव्यावहारिक बात है कि अभी हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक मीटिंग की गई और उस मीटिंग में यह पास हुआ था कि यह भी इस बात की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुविषयक शिक्षण की जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसकी अव्यावहारिकता पर चर्चा हुई थी। और उसमें कहा गया था, उस रिपोर्ट में, उस बैठक में यह तय किया गया कि भारतीय समाज इसके लिए अभी उपयुक्त नहीं है, या यूरोपियन और अमेरिकन समाजों में भले ही संभव हो सकता है, लेकिन भारतीय समाज में यह संभव नहीं हो सकता है। कहने का यह मतलब कि अभी शिक्षा नीति पूरी तरह लागू भी नहीं हुई है और खुद सरकार, जिस सरकार ने इस शिक्षा नीति को बनाया था, वही सरकार कई बातों को अब स्वीकार करने लगी है कि ये बातें अव्यावहारिक है। यह एक विशेष पहचान का बिंदु है, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। स्नातक के लिए कहा गया है कि पहले हम लोग 3 साल, अभी तक जो व्यवस्था थी कि 3 साल तक बच्चे पढ़ते थे और तब उनको ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल हुआ करती थी जनरल एजुकेशन में। अब हर एक साल के लिए उनको डिग्री मिल सकती है कि अगर 1 साल भी पढ़ाई करके अगर वह आउट हो जाता है पढ़ाई से, तो उसको एक सर्टिफिकेट, जिसको सर्टिफिकेट ही कहा जाएगा, सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा कि उसने कर लिया। 2 साल अगर वह पढ़ लेता है तो उसको माना जाएगा कि उसने डिप्लोमा कोर्स कर लिया, और 3 साल अगर वह पढ़ लेता है तो माना जाएगा कि उसने ग्रेजुएशन कोर्स कर लिया, उसने स्नातक कर लिया है। दूसरी बात कि सभी विद्यालयों, सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य हो जाएगा कि भौतिक व फिजिकल टीचिंग के साथ ही ऑनलाइन या डिजिटल
या डिस्टेंट टीचिंग की भी व्यवस्था करेगा। इससे आप इसके समानांतर करने का कि आप इसका अभिप्राय यह होता है कि बहुत सारे बच्चे अब स्कूल में सरकार ही प्रोत्साहित कर रही है कि अभी स्कूल कॉलेज आने की लगातार तुमको नहीं जरूरत है, 75% हाजिरी की अब बहुत ज्यादा नहीं जरूरत है, तुम घर बैठे भी उसको कर ले सकते हो, हाजिरी बना ले सकते हो। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अभी जो यह बैठक कर रहे होंगे तो हो सकता है कि 5-10 लोग अपने मोबाइल को बंद करके अपने अपने काम में लगे हुए होंगे, कि वे केवल यहाँ प्रेजेंस दिखाई पड़ रहा है और वह उनका प्रेजेंस वास्तविक में होगा नहीं। और उन्हीं बच्चों को फिर परीक्षा भी देनी है और वही बच्चे फिर काम के क्षेत्र में भी, काम खोजने के क्षेत्र में भी जाएंगे और क्या योग्यता और क्षमता लेकर के जाएंगे, यह सब सोचने की बात है। कि हायर एजुकेशन में भी भारतीय कला और संस्कृति को की उन्नति को से सीखने की और उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत पर बल दिया गया है। भारतीय योग, कला, साहित्य, इतिहास, संगीत वगैरह को अंतरराष्ट्रीयकरण की बात की गई है कि चारों तरफ हम लोग इस बात को फैलाएंगे। इसके साथ ही यह कहा गया है कि हम दूसरे विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने यहाँ आमंत्रित करेंगे। इसके लिए सारे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा भी गया था और जहाँ तक जानकारी है मुझे, 2 विश्वविद्यालयों ने, विदेशी विश्वविद्यालयों ने इस बात के लिए अपनी रजामंदी भी दी है कि हम यहाँ पर अपनी शाखा खोलने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर अपनी शाखा खोलेंगे। और इस तरह हम विश्वगुरु शब्द इस्तेमाल उसमें किया गया। मैं अपनी तरफ से या व्यंग्यात्मक ढंग से नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर होगा और हमको विश्वगुरु की भूमिका में अपने को बहाल करने का अवसर प्राप्त होगा। छात्रों के लिए को वित्तीय सहायता देने के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल की एक व्यवस्था की गई है और सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को के लिए यह आवश्यक कर दिया गया, निर्देशित किया गया है कि वह अपनी आर्थिक हानियों को कम करे। गौर करने की बात है कि अब नीतियां पलट रही हैं कि अपनी आर्थिक हानियों को कम करें। आर्थिक हानियों को कम करने का मतलब है कि या तो वे जो कोर्सेज, मोनेटाइज्ड कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज को वे चलाएं या अपनी फीस बढ़ाएं। अगर ये दोनों में से कोई भी काम होता है तो गरीब और जो वंचित समुदाय जो के बच्चे हैं वे निश्चित रूप से उसमें भागीदार होने से वंचित रह जाएंगे। व्यावसायिक शिक्षा के बारे में कहा गया है कि अनेक देशों का उदाहरण देकर के कि वहाँ पर इतने सारे बच्चे व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, वहाँ अमुक देश में इतने सारे बच्चे व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसलिए हम लोगों को भी 2025 तक यह टारगेट रखा गया है कि हायर एजुकेशन में 50% छात्र ऐसे हो जो इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहे हों बल्कि व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हों। हायर एजुकेशन में की संस्थाओं को औद्योगिक समूहों के साथ जुड़ करके रहना है या एनजीओ के साथ भागीदारी करके के साथ रहना है। प्रौढ़ शिक्षा की भी बात कही गई है। सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीयता की बात इसमें कही, हाँ, एक यह बात यह भी कही गई है कि हम एजुकेशन पर अभी 4.4 ही जीडीपी का खर्च हो रहा है। इसको 6% तक बढ़ाने की आवश्यकता है। यह एक बात कही गई है। दूसरी बात कि केंद्रीयता इसका एक मूल बिंदु है कि इसके लिए ढेर सारी केंद्रीय संस्थाएं शिक्षा को नियंत्रित करने के लिए, शिक्षा के केंद्रीयकरण के लिए, कि जैसे राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है, इंडियन एजुकेशन सर्विस है जो जिसकी अभी बात नहीं हुई है, शुरुआत नहीं हुई है, राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वगैरह वगैरह सारी चीजें। इससे परीक्षा को
शिक्षा को के केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति झलकती है कि शिक्षा अभी तक राज्य समवर्ती सूची में भी थी और राज्य अपने अपने ढंग से उसको नियंत्रित करता था और चलाता था। अब वहीं से पॉलिसी तय होगी, वहीं से एजेंसी उसको नियंत्रित करेगी और जो एजेंसी उस पर काम नहीं करेगी वह उसको उचित पैसा नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह उसको एजेंसी को नियंत्रित कर लिया जाएगा, शिक्षा को, राज्य की शिक्षा को भी उसको नियंत्रित कर लिया जाएगा। दूसरी बात है कि केंद्रीकरण, निजीकरण की बात हमने कही कि निजीकरण किस तरह बार बार स्कूल में भी और हायर एजुकेशन में भी किस तरह निजीकरण को प्रोत्साहित करने और जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उनको भी निजी संस्थाओं के अंडर या उनके साथ मिलकर के काम करने या और निजी औद्योगिक समूहों के साथ मिलकर के काम करने की बात कही गई है। अनौपचारिकता की बात मैंने कही कि अनौपचारिकता किस तरह लगता है कि जैसे हम यहाँ पर अगर इंटर में अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम ऑनर्स अगले साल हम ऑनर्स ले सकते हैं संस्कृत में, या संस्कृत अगर हम इंटर में पढ़ रहे हैं तो अगले साल हम मैथमेटिक्स ले सकते हैं बैचलर में। सांप्रदायिकता की बात की बहुत सारे अविद इस बात पर को बार बार कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता इसका एक केंद्रीय बिंदु है जिसमें पुरानी भारतीय संस्कृति, संस्कृत, हमारे महापुरुष वगैरह वगैरह की महान संस्कृति, महान उपलब्धियां वगैरह वगैरह जो गौरवपूर्ण शब्द होते हैं उनकी बात बार बार कही गई है और जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इससे शिक्षा में सांप्रदायिकता के समावेश की संभावना की का द्वार इसके माध्यम से खोला गया है। ये चार इसके आधार स्तंभ, चार इसके पाए कहे जा सकते हैं, केंद्रीकरण, निजीकरण, अनौपचारिकता और सांप्रदायिकता। इन चार बिंदुओं पर ही यह पूरी शिक्षा नीति खड़ी है। आप इसको अगर विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखें, अच्छाइयों की भी बात कही गई है, लेकिन उन अच्छाइयों के साथ ही जैसे कि एक जगह बड़ी अच्छी बात कही गई है और बड़े विस्तार से इस बात को कहा गया है कि सुबह के समय में बच्चे को अगर नाश्ता दिया जाता है तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। बड़ी वैज्ञानिक और बड़ी तार्किक ढंग से और बड़ी उदारता के साथ यह बात कही गई है, लेकिन उस अनुच्छेद का अंत होते होते यह बात जोड़ दी गई है कि जहां पर पका हुआ भोजन उपलब्ध नहीं हो सके वहां पर चना और गुड़ के विकल्प को भी देखा जा सकता है, चना और गुड़ का विकल्प भी हो सकता है। तो दूसरी ढेर सारी बातें होनी शुरू हो गई हैं। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की बहाली होनी शुरू हो गई है। जो धार्मिक जैसे प्रथम प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, पहला जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की बहाली हुई है असम में, दिगंत बिस्व शर्मा जी की जो बहाली हुई है, वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के भाई हैं और उनकी उपलब्धि है कि उन्होंने गीता पर 100 से ज्यादा प्रवचन दिए हैं और उनकी कोई शैक्षिक डिग्री के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता है। तो इस तरह एक बैकडोर से, जिस तरह IAS के बारे में कहा गया कि दूसरे बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए हुए भी IAS हुआ जा सकता है, उसी तरह विदाउट एनी प्रॉपर चैनल प्रोफेसर हुआ जा सकता है। इस तरह के कई रास्ते पिछले दरवाजे खोल दिए गए हैं और जब पिछले दरवाजे खुलते हैं तो उससे ज़्यादा कीड़े मकोड़े, मच्छर, गंदगी के आने की संभावना ज्यादा रहती है। मुख्य दरवाजे से उतनी संभावना नहीं रहती है। तो कई सारे दरवाजे इस तरह से खोले गए हैं जो आशंकित करते हैं और अभी बहुत समय नहीं गुजरा है, अभी भी वही सरकार है और वह खुद भी अपनी इन नीतियों से अपने पांव पीछे खींचने लगी है और वह मानने लगी है कि इसमें से बहुत कई सारी बातें अव्यावहारिक हैं और भारतीय समाज के अनुकूल नहीं है। जबकि हम लोग और ढेर सारी बातों के बारे में कहते हैं कि यहाँ गरीबों के अनुकूल नहीं है या और भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है।
भारतीय परिवेश के अनुकूल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, लोग स्वीकार करते जाएंगे, सत्ता के लोग भी स्वीकार करते जाएंगे कि हाँ, यह सही था कि उस समय लोग कह रहे थे कि यह बात हमें हानि पहुंचाने वाली है, और फिर उसमें संशोधन किया जाएगा या नई शिक्षा नीति लाई जाएगी। शुक्रिया आप सबको इतना समय देने के लिए। इस बात के लिए भी बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आज दीपावली के अवसर पर आप लोग इतनी देर तक यहाँ उपस्थित रहे और मेरी बातों को सुना। आपको दीपावली, सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और मैं अपने को तैयार करने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो उन प्रश्नों के तीर से मैं टकराने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया। अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अनिल जी। अपूर्णिमा जी थोड़ा बताएंगे इसके आगे कैसे, क्या कार्यक्रम कैसे आप कर रही हैं? मैं चाहूंगी अगर किसी के सवाल हैं तो वो आ जाएं, बाकी मैं चाहूंगी थोड़ा इसको आपका क्या नजरिया है और अभी इस दौरान पूरा क्या रखा गया है, आप थोड़ा अपने विचार रखिए इस पे। फिर अगर किसी के सवाल है या किसी के मन में किसी भी तरह का कोई सवाल है या कोई चीज जानना चाहता है तो मंच ओपन है, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सर मैं एक चीज पूछना चाहती थी कि अभी जो है कि हाँ, ये जो एनईपी के बाद जो मतलब कि स्टेट लेवल पे कौन कौन से स्टेट ने कितने दूर तक और मतलब कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर आप बता सकते हो थोड़ा। ये आप जो पूछ रही हैं, बंगाल आपके स्टेट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, या तो आप जानती है अपनी पॉलिसी उसने बना ली है। हालांकि वह पॉलिसी भी या नहीं है कि उसको दोनों हाथ उठा करके समर्थन किया जाए, लेकिन स्टेट ने माना है कि यह पॉलिसी, हम उस पॉलिसी को नहीं मानेंगे। कई सारे, केरल ने, तमिलनाडु सरकार ने तो एक अपनी पॉलिसी बनाने के लिए बोर्ड भी ऐसा गठित किया था। अभी उसकी हाल में बैठक नहीं हो रही है इधर। कहा भी था कि हम उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं, हम अपने यहाँ नहीं लागू होने देंगे। बिहार के भी मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी वह स्थिति नहीं है कि हम इस पॉलिसी को लागू करेंगे। अर्थात जो भाजपा शासित राज्य नहीं है, वे राज्य अधिकतर ये मान रहे हैं कि पॉलिसी नहीं लागू करेंगे या हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि इसमें पैसा, शिक्षा के लिए ढेर सारा पैसा, अधिकतर भाग केंद्र सरकार व्यय करती है। अगर वह उसके मानक पर अगर राज्य सरकार अगर नहीं चलती है तो फिर वह पैसा देने में आनाकानी करती है। इस तरह वह राज्य सरकारों को विवश कर देती है कि आप हमारी बात मानिए, अदरवाइज हम आपको पैसा नहीं ठीक से देंगे। आप उस तरह नहीं कर पा रहे हैं, यह स्थिति है। लेकिन ढेर सारी राज्य सरकारें इस पर अपना असंतोष व्यक्त कर रही हैं और इसको न मान रही है। कई राज्य सरकारों ने तो, पश्चिम बंगाल ने तो अपना बना ही दिया है। या युवाओं का सम्मेलन है। अगर युवा यह प्रश्न करते कि शिक्षा का रोजगार के साथ भी संबंध होता है, यह शिक्षा नीति उनके रोजगार में किस तरह सहायक होगी या किस तरह बैरियर बनेगी, तो यह उनकी रुचि के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार ये बात होती। खैर, एक मेरा भी प्रश्न है सर। जी हाँ। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड जो एक नया बोर्ड बना है केंद्र सरकार के द्वारा, तो ये भारतीय शिक्षा बोर्ड इसमें कितना माने ये उचित बैठता है, या बिहार में भी लागू है या नहीं, क्या स्थिति है इसकी?
रामदेव जी की कृपा है वह। और वह प्राइवेट शिक्षा बोर्ड है। तो जिस तरह स्कूल कॉलेज प्राइवेट होंगे, अब शिक्षा बोर्ड भी पहली बार यह हुआ है कि प्राइवेट हो गया है। तो जिस तरह आप पतंजलि की दवा खरीद करके खाते हैं, उसी तरह वहाँ की भी डिग्री ले सकते हैं। अब सरकार कर रही है तो उचित तो वह एकदम ही नहीं है। तो कहीं डिग्री देने का काम इसके पहले किसी सरकार किसी प्राइवेट एजेंसी ने किया है? ऐसा तो होता नहीं है। यह पहली बार हुआ है कि डिग्री देने का काम प्राइवेट एजेंसी के हाथ में सौंप दिया गया है कि तुम है सो मैट्रिक का, इंटर का या इस अमुक चीज की डिग्री दो। अब यह सारी चीजें जैसे तटबंध टूटती है, अगर बांध अगर टूट जाता है तो ढेर सारे गांव मोहल्ले मकान ढह बह जाते हैं। तो उसमें तर्क नहीं कि यह बांध को यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह तर्क नहीं चलता है। बस समझिए कि यह तटबंध टूटा है और उसमें ढेर सारे मकान ढह ढह करके गिर रहे हैं। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। जी जी। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अध्यक्ष जी की तरफ बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से अब किसी का कोई सवाल नहीं है। हाँ जी, हमारा एक प्रश्न था, हम एक चीज जानना चाह रहे थे। हाँ कृष्ण कुमार जी। ये जानना चाह रहे थे कि आरती जी शुरू के अपने संबोधन में कह रही थी कि इंडियन यूथ फेडरेशन यूथ के लिए काम कर रहा है। तो जहाँ तक मेरे जानकारी में है कि बिहार में क्या नेशनल स्तर पे युवाओं के लिए कोई पॉलिसी अभी तक शायद नहीं बना है, और अगर वो बना है तो कुछ ही स्टेट में बना है। तो क्यों नहीं हम लोग युवाओं की एक पॉलिसी बनाने के लिए सरकार पर प्रेशर बना करके युवाओं का एक पॉलिसी तैयार करावें? हाँ, आरती जी और अरुणिमा जी चाहे या इनकी टीम बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में तो यही कहेंगे। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है सर। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि आपका सजेशन, आप लोगों के मतलब के सपोर्ट रहा तो हम लोग जरूर ये कर पाएंगे। आरती जी, हम लोग तो बिल्कुल सपोर्ट में हैं, और इसके पहले भी एक बार आपका बहुत दिन पहले ऑनलाइन मीटिंग हुआ था, हम लोग जुड़े थे। हम लोग आरती फोरम से जुड़े हुए हैं बिहार में, और ग्रासरूट लेवल पे हम लोग काम करते हैं। और मतलब देखिए, जिस वर्ग के लिए हम लोग सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस वर्ग के लिए न तो नेशनल स्तर पे न तो स्टेट स्तर पे कोई पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल। तो एक राष्ट्रीय स्तर पर और एक राज्य स्तर पे हर स्टेट में जहाँ जहाँ हमारा इंटरवेंशन है, हम लोग अगर प्रयास करके एक युवाओं की पॉलिसी अगर तैयार करावें और वो सरकार के द्वारा अप्रूव्ड हो जाए, तो हम लोगों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती और युवाओं का कल्याण होता। बिल्कुल बिल्कुल। भास्कर जी कुछ कहना? अनिल भाई, मैं मित्र रंजन बोल रहा हूँ। जी हाँ। पार्टी फोरम से। जी हाँ। एक छोटा सा, आपने काफी विस्तार से बहुत बढ़िया विश्लेषण रखा और तार्किक ढंग से। एक चीज मुझे ये समझनी है कि ये जो स्कूल क्लोजर मर्जर का जो भी मसला है, और जब आरटी एक्ट के भीतर ये तय है कि 1 किलोमीटर के दायरे में और 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होने चाहिए बच्चों के इजी एक्सेस के लिए, और ये हमारा कानून है, मौलिक अधिकार है बच्चों का, तो सरकार ये कैसे तय कर रही है कि उसको 15 किलोमीटर के दायरे में या 15 मील के दायरे में एक हब बना देगी और उसमें स्कूलों को मर्ज कर दिया जाएगा? इसका तार्किक आधार क्या होगा उनका? इसका कोई तार्किक आधार नहीं है कि अभी भी कानून की जो सबसे अच्छी परिभाषा है वह परिभाषा है कानून संप्रभु की आज्ञा है।
कि राज्य अगर वह चाह रहा है तो आप उसके लिए एक छोटा सा उपाय है कि कोर्ट में जाइए। अदरवाइज जब राज्य, जिस राज्य को हिफाजत करनी है वही राज्य जब यह कर रहा है तो यह बात तो चिंताजनक हो ही जाती है। तो कर आप नहीं कुछ सकते हैं। अगर इस तरह अगर होता है तो उसके लिए एक कोर्ट का दरवाजा बच जाता है जहाँ पर जाया जा सकता है, या फिर नागरिक अपनी हिफाजत, अपने स्कूल, अपने बच्चों की शिक्षा की हिफाजत में उठ खड़े हो तो वह एक रास्ता है। तो दो ही रास्ते हैं, या तो आंदोलन हो और नहीं तो कोर्ट। अगर समझदार कोर्ट हो तो वह इसकी आपकी हिफाजत कर पाएगा। जी शुक्रिया। किसी और का और कोई सवाल है? जी एक सवाल और करेंगे हम। ऐसी अभी आदरणीय ने बताया कि जो है नागरिक लोग उठ खड़े हों, तो क्या नागरिक लोग उठ खड़े हों इसके एक उदाहरण स्वरूप में जो प्राचीन गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थी वो कितना खरी उतरती थी? देखिए, इतिहास को वर्तमान में नहीं लागू किया जा सकता है। वह जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी वह उस समय की आवश्यकताओं और सामाजिक संरचनाओं के अनुरूप थी, जिसमें कुलीन वर्ग के कुछ बच्चे पढ़ा करते थे। अब उस व्यवस्था को अभी के समय में लागू नहीं किया जा सकता है उसी तरह में। अब है सो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कंडीशंस सब कुछ बदल गए हैं, अंतर्राष्ट्रीयता बदल गई है, कि सब कुछ बदल गया है। इसलिए हम उन चीजों को नए परिप्रेक्ष्य में अब उन चीजों के बारे में सुनेंगे, जानेंगे। आरोनी की कथा हमने सुनी, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उस तरह की चीजों को आज के जीवन में हम नहीं उतार सकते हैं। वह न तो व्यावहारिक है, हो भी नहीं सकता है, लागू भी नहीं होगा, और न ही अगर लागू किसी तरह जोर जबरदस्ती से करा भी दिया जाए तो उसके बहुत ही घातक परिणाम सामने आएंगे। क्यों? फिर हम दुनिया की रेस में बहुत ज्यादा पीछे हो जाएंगे, इसकी भरपाई करने में हमको फिर सैकड़ों हजारों वर्ष लगेंगे। हेलो अनिल जी, नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत अच्छा आपने वक्तव्य दिया है, इसके लिए आपको शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। धन्यवाद। बस मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे ये था कि जो वक्तव्य आज आपने दिया इस पर कोई नोट वगैरह आपने बना रखा है क्या कोई? हाँ, इसमें से अधिकांश चीजें तो प्रकाशित भी हैं। तो अगर कोई एक ड्राफ्ट की शक्ल में, नोट की शक्ल में आपके पास हो तो वो अरुणिमा को भेज दीजिए, ताकि ये लोग अपने इंडियन न्यूज फेडरेशन में उसको शेयर कर लें और कभी इंटरनल डिस्कशन करें तो आपको बुला सकें। ठीक है, तो इसको तो टाइप करके फिर भेज देना पड़ेगा ना। हाँ, कभी 2, 4, 5, 10 दिन में जब आपको फुर्सत हो तो एक नोट की शक्ल में आ जाएगा, तो इन लोगों के पास एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ठीक। क्या अरुणिमा जी, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक। ठीक है। राजो जी कुछ कहना चाह रही है। राजो जी, आप माइक को ऑन करके कुछ कह सकती है। राजू जी लेफ्ट हो गई हैं। मित्ररंजन जी ने भी हैंड रेज किया हुआ है, क्या अभी उनका एक और सवाल है? नहीं अरुणिमा जी, मैंने अपना सवाल पूछ लिया था स्कूल क्लोजर मर्जर के संदर्भ में। बाकी आगे बढ़ाया जाए, तो पहले का ही हाथ उठा। ठीक है। तो अब हम
आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं रघु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद अरुणिमा, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और सबसे पहले तो मैं अनिल भाई का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत विस्तार से और उसके अंदर के एक एक तार को खोल के बढ़िया से उन्होंने विश्लेषण किया और बहुत सहजता के साथ किया। और वो विश्लेषण कुछ ऐसा था कि अपने आप में लोगों को समझने में और क्या चीज उसके अंदर है उसको जानने में लोगों को, मुझे लगता है हमारी युवाओं को धीरे समझ आराम से आया होगा। क्योंकि ये जो ज्ञान का भंडार है और उनका अध्ययन है, तो उसके बदौलत हमको ये सुविधा मिली है। मैं उसके लिए अनिल भाई का बहुत धन्यवाद करता हूँ। अनिल भाई के इतने शानदार वक्तव्य और उसके बाद जो प्रश्न हुए हैं, उसके बाद बहुत कुछ गुंजाइश बचती नहीं है कि इस पर कुछ जोड़ा जाए या कुछ कहा जाए। लेकिन जो दो प्रश्न यहाँ उठे थे, एक तो अर्ची ने उठाया था और दूसरा मित्ररंजन ने उठाया था। दोनों अपने आप में जो नई शिक्षा नीति है उसके क्या प्रभाव हो रहे हैं और उसके अंदर क्या है उसको समझने के लिए जो उत्तर अनिल जी ने दिए हैं उसमें वो अपने आप स्पष्ट है। क्योंकि जब हम ये देख रहे हैं कि आज के दिन नई शिक्षा नीति को लागू करने वाले राज्य वही हैं जो भाजपा समर्थक हैं या भाजपा है, अन्य लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिक्षा नीति, जैसा अनिल भाई ने बताया, क्योंकि हम जब 1986 की शिक्षा नीति आई थी तो हमने उसमें पूरे देश में बड़ी बहसें चलाई थी और उन बहसों के अंदर हम लोग इस सवाल पे थे कि ये दो जगह हमको उस समय दिखाई दे रहा था। एक तो उसके अंदर एक किसी ने उसका विश्लेषण लिखा था, कोई वामपंथी कोई संगठन था, उसने लिखा था उसके बाहर, अपनी बुकलेट के बाहर, कि साम्राज्यवाद की पुनर्वापसी। तो उनसे हमारा काफ़ी विरोध हुआ कि हमने कहा ये सब कैसे आप कह रहे हैं। और फिर हमने उस पूरे शिक्षा नीति को पढ़ना शुरू किया और समझना शुरू किया। तो दो बिंदुओं पे हमने उसका जबरदस्त विरोध किया था। एक बिंदु ये था कि जो उच्च और तकनीकी शिक्षा है उसके रास्ते निजीकरण के रास्ते हैं उसमें खोल दिए गए, जिस पर हमारा जबरदस्त विरोध था और हमारा ये कहना था कि ये सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को समाप्त करने की शुरुआत है। और दूसरा, उस वक्त जो दूसरी बात थी, जो ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट था, वो उसके अंदर ले आए थे कि मुक्त विश्वविद्यालयों की जो परिकल्पना थी, उसके बाद इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ और पूरे देश में काम किया। तो हम ये मानते हैं कि 1976 भारत में सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को समाप्त करने के लिए पहला बड़ा कदम था। छोटे छोटे कदम बहुत सारे थे। हालांकि अगर आप देखेंगे कि 1976 की पॉलिसी को लाने के लिए सरकार ने राज्य सूची से हटा के शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला। और क्योंकि जब संविधान निर्माताओं ने हमारा संविधान बनाया था तो उस वक्त ये मान्यता थी और ये मानना था कि जो शिक्षा है वो, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग परिस्थितियां हैं, देश के अलग अलग तरह की चीजें हैं, लोगों के सीखने के तरीके भी अलग अलग हैं, उनके परिवेश से सीखते हैं। तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम हिंदुस्तान में काम नहीं करेगा, इसलिए शिक्षा को राज्य सूची के अंदर लाने का काम किया। लेकिन 1976 में, जिसमें 92 में बाद में कुछ बदलाव भी किए गए, ये एक शिक्षा नीति को लाने के लिए उसको एक समवर्ती सूची में लाया गया। तो ये एक तरह की बड़ी शुरुआत है भारत में। हम ये भी मानते हैं कि वो एक तरह का, इस तरह का एक व्यवस्था बनाई जाती थी कि सरकार को अब इससे जिम्मेदारियां कम अपने हाथ से छोड़नी चाहिए और वो तकनीकी शिक्षा के नाम पे, ओपन यूनिवर्सिटी के नाम पे कुछ
छोड़ना चाहिए और धीरे धीरे बाजार के हवाले करना चाहिए। ये प्रक्रियाएं वहां से शुरू। और उसके बाद बहुत बढ़िया से अनिल भाई ने बताया कि किस तरह से बीच में उन्होंने कहा इतने प्रखंडों में इतने जगह से हम लोग जो हैं इस पे बहस कराएंगे। जब स्मृति ईरानी जी ने इसका पहला ड्राफ्ट भेजा और उसको हम लोगों ने भी बहुत सारे जगह आरटी फोरम ने उस वक्त हमारे उत्तराखंड में इसका अभियान लिया और सारे जगह से सार्वजनिक शिक्षा को लेकर प्रस्ताव तमाम प्रखंडों से भिजवाए। वो जो कहना चाहते थे उसको हटा के हमने कम से कम 15 या 20 ब्लॉकों से वो भिजवाया और सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को स्थापित होना चाहिए और इसको खत्म होना चाहिए। और उसका बहुत विरोध हुआ उस समय देश में, जो उन्होंने शुरू किया और उनको एक तरह से वापस ले लिया। तो कुल मिला के जो शिक्षा का पूरा परिदृश्य है, उसके बाद एक लंबा संघर्ष शिक्षा का आया, जो इस देश में लोग शिक्षा के मौलिक अधिकार के लिए लड़ रहे थे। और मौलिक अधिकार के लिए लड़ते लड़ते हम लोगों ने भारत के संविधान के अंदर बदलाव देखा और राइट टू सर्वाइवल के अंदर शिक्षा को जीने के अधिकार के साथ जोड़ के देखना शुरू किया। जो हमारे 14 साल तक के बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को वो अधिकार मिला। उसी का दबाव था कि हम इस देश में आरटी एक्ट जैसा एक कानून लेके आए। लेकिन क्योंकि प्रक्रियाएं 96 से शिक्षा के खिलाफ और सार्वजनिक शिक्षा के खिलाफ थी, तो जनपक्षी बदलाव के बावजूद भी उसका इम्प्लीमेंटेशन जन विरोधी रहा है। आरटी एक्ट को लागू नहीं किया इस देश में, उसके लिए रिसोर्सेज सरकारों ने नहीं दी। आरटी कंप्लाइंस हमारे स्कूल नहीं हो पाए और उसके अंदर भारतीय परिस्थिति में जिस तरह से हम ये देखते हैं, मैं इस बात को पिछले कई साल से लगातार कहता हूँ, 2000 संभवतः 2010 या 11 से कह रहा हूँ कि एक सबको, सारे बच्चों को साथ पढ़ने के जो अवसर के नाम पे जो 12(1)(c) हमने दिया, वो एक्चुअली उसके माध्यम से शिक्षा के निजीकरण का एक रास्ता हमारे यहाँ खोला। जो सरकारी विद्यालयों के बच्चे थे उन्हें निजी स्कूलों में जाने का रास्ता खोला और निजी स्कूलों को सरकार ने फंड देके प्राइवेट स्कूलों की पब्लिक फंडिंग शुरू की। वो क्योंकि हालांकि जब ये आया था उस वक्त हमारे जो दलित एक्टिविस्ट थे उनके साथ हमारा डिबेट भी हुई। उनका कहना था कि ये एक तरह से बच्चों को सबके साथ पढ़ने के अवसर है। हमारा कहना था कि ये फेल हो चुका है, क्योंकि जो निजी विद्यालय हैं, बड़े विद्यालय हैं, वो अपने यहाँ पूरे डिस्क्रिमिनेटरी एजुकेशन सिस्टम बनाए हुए हैं। अगर वहाँ बच्चा एडमिशन भी लेता है तो उसको अलग पारी में पढ़ाते हैं, कोई अलग कक्षा में पढ़ाता है, कोई इस तरह की तिकड़म करता है कि बच्चे वहाँ पढ़ ही ना पाए, बच्चे छोड़ के चले जाएं। तो वो डिस्क्रिमिनेटरी एक पूरा सिस्टम उन्होंने बनाया था। लेकिन ये जो चीज है, इसने पूरे देश को, शिक्षा जगत को, पूरे हमारे हिंदुस्तान के सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को एक तरह के पीलिया रोग की ओर धकेला। पीलिया रोग का मतलब है कि जो हम पूरे देश में सुबह उठते ही पीली गाड़ियों का रेला देखते हैं, वो शिक्षा के निजीकरण का प्रतीक है और हमारे शिक्षा व्यवस्था को पीलिया रोग का प्रतीक है। और उसके बाद जब ये शिक्षा हमारी नई शिक्षा नीति सरकार लाई है, उसका विश्लेषण, बहुत बेहतरीन विश्लेषण अनिल भाई ने दिया है। उन्होंने बहुत अपनी तरफ से वो शब्द नहीं बोले हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने वो पक्ष रखे हैं वो हमको बता रहा है कि इस देश में ये शिक्षा नीति लागू होने के बाद गरीबों के लिए, ग्रामीणों के लिए, वनवासियों के लिए, हमारे जो आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए शिक्षा के रास्ते बंद हो जाएंगे, सार्वजनिक शिक्षा के रास्ते बंद हो जाएंगे और शिक्षा धीरे धीरे बाजार के हवाले जाएगी। जो सवाल अभी मित्ररंजन जी ने पूछा कि जो हर 1 किलोमीटर में और 3 किलोमीटर में स्कूल की जो बात थी, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का सवाल था। और हमने 100-200 साल के पूरे शिक्षा के आंदोलन के बाद से उसको किसी तरह 100 साल से ज्यादा के आंदोलन के बाद उसको थोड़ा हमने पाया था। वो ये 2 चीजों के कारण, नई शिक्षा नीति के कारण और जो आरटी एक्ट के नॉन इम्प्लीमेंटेशन के कारण, वो हमने धीरे धीरे खो दी। स्कूल क्लोजर और स्कूल मर्जर की जो प्रोसेस शुरू करी सरकारों ने, उसने जो आरटी एक्ट के अंदर
लिखा गया है कि 1 किलोमीटर में 3 किलोमीटर में हर व्यक्ति के लिए स्कूल होगा, उसको खत्म करना शुरू किया। और इस शिक्षा नीति ने रिसोर्स शेयरिंग के नाम पे जो एजुकेशन के कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की, जिसको हम सब को एक जगह ले आएंगे, हम रिसोर्स शेयरिंग करेंगे, टीचर 4 तरह की चीज़ें पढ़ाएगा, एक वो 4 विद्यालयों में पढ़ाएगा, 4 टीचर इधर से उधर जा सकेंगे, वो जो पूरा सिस्टम बनाने की कोशिश करी, उसने शिक्षा के सर्वभूमीकरण का एक तरह से जो खड़ा हुआ था उसको समाप्त करने का काम किया। और ये इस देश के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि जब शिक्षा पूरी तरह से बाजार के हवाले जाएगी और शिक्षा से सरकार पूरी तरह से हाथ खींचेगी, तो शिक्षा सिर्फ पैसे वालों के लिए और जिनकी पहुंच में, जिनके किसी और पावर और मनी जिनके पास है, उनकी पहुंच से बाकी लोगों के हाथ से बाहर निकल जाएगी। तो ये खतरा हमको नई शिक्षा नीति के साथ दिखाई देगा। और इसी के साथ जो पूरा प्रक्रिया जिस तरह से चलाई है, एक अच्छी बात हो सकती है कि हम ये कह सकते हैं कि अभी तक हमारे 5-6 साल से जो 5 साल तक के जो बच्चे थे वो शिक्षा के साथ जुड़े नहीं थे, वो न्यूट्रिशन के साथ जुड़े थे, वो एक अलग विभाग के साथ जुड़े थे, वो उनके विकास, भोजन और उसके विकास के साथ जुड़े थे। शिक्षा उसका एक सेकेंडरी पार्ट था कि उनके साथ कुछ सिखाना है। अभी शिक्षा प्राइमरी इसके अंदर करनी है, लेकिन उसके लिए सरकार ने कोई न तो उस तरह के बजट की व्यवस्था करी है, नहीं उस तरह के सिस्टम की व्यवस्था करी, और नहीं करेगी, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव चीज का नॉन इम्प्लीमेंटेशन होगा और जो नेगेटिव चीज है, जो उसको निजीकरण की ओर जाने की चीज है, वो बहुत पहले, सबसे पहले लागू। और ये बात इस देश के लोग समझ रहे हैं और युवाओं को भी समझना चाहिए, क्योंकि शिक्षा इस देश में सबका हक है और युवाओं को इस पर सवाल उठाना शुरू करना चाहिए। दूसरी तरफ हम कहते हैं इस शिक्षा नीति के अंदर कि जो वोकेशनल कोर्सेज की बात कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस देश में कि बच्चा 6ठी 7वीं 8वीं में जाएगा और आप उसको हुनर सिखाने की बात करेंगे? यानी कि आप स्पष्ट कर रहे हैं कि इस देश में रोजगार का सवाल हमारे सामने बड़ा है और हम रोजगार देने नहीं देंगे, आप कुछ सीखिए और अपनी आजीविका चलाइए। ये उसके माध्यम से ये कहा जा रहा है। वो लाइफ स्किल की बात नहीं हो रही है। हम देखते हैं बड़े बड़े पब्लिक स्कूल हैं जहाँ लाइफ स्किल के रूप में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। वहाँ प्लम्बिंग भी सिखाई जाती है उन बच्चों को, जंगल में जाना भी सिखाया जाता है, आग जलाना भी सिखाया जाता है, उनको बिजली का तार भी ठीक करना सिखाया जाता है, बल्ब लगाना सिखाया जाता है, जंगल में कैसे खाना बनाते हैं वो भी सिखाया जाता है। वो लाइफ स्किल का पार्ट है। तैरना सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ लाइफ स्किल को उसमें शामिल नहीं किया गया है। यहाँ वोकेशनल कोर्स को शामिल किया गया है। आप बढ़ई बनिए, आप नाई बनिए, आप दर्जी बनिए। वो एक तरह का इंडिकेशन है कि इस देश का जो गरीब वर्ग है वो अपने इस तरह के काम की तरफ देखे, वो उच्च शिक्षा की तरफ न देखे। उसके लिए उच्च शिक्षा, अब जैसे ये एक बात थी अभी इसी में आई कि 3000 से कम बच्चे होंगे तो आपको महाविद्यालय की अनुमति नहीं मिलने वाली। अब पूरा का पूरा पहाड़, जहाँ मैं उत्तराखंड में रहता हूँ और देश के दूसरे जो हिमालयी भाग हैं, वो यहाँ से लेके आपके मिजोरम, मणिपुर तक, उधर अरुणाचल तक चले जाइए। हमारे यहाँ तो एक बच्चे को स्कूल कॉलेज जाने के लिए 25 से 30 किलोमीटर जाना होता है, जिसमें उसको 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। और इतनी दूरी से आने वाले बच्चों के बावजूद भी उनके महाविद्यालय में संख्या 150 से 250 से ज़्यादा नहीं होती है। तो ये बच्चे कहाँ जाने वाले हैं पढ़ने, आप अगर इस शिक्षा नीति को लागू कर रहे हैं? इन बच्चों का क्या होने वाला है? इनको कौन सी शिक्षा देने वाले हैं? और फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कक्षा तीसरे के बाद से आप ओपन स्कूलिंग के साथ जुड़ जाएंगे, यानी कि शिक्षा हम नहीं देने वाले हैं। आप किसी के टेलीफोन से, किसी के कागज से, वहाँ से भेजे हुए कागज से, या आप किसी के मोबाइल से आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। तो ये एक बड़ा सवाल है। और जो अंत में अनिल भाई ने कहा वो बहुत अच्छी बात है कि अब 2 ही रास्ते हैं। हालांकि उन्होंने बहुत एक पहले रास्ते पे बहुत कुछ नहीं बोला कि अब इस देश में न्यायपालिका में भी बहुत जगह नहीं बची है, क्योंकि वो कितना जनपक्षी फैसले देंगे उसके बारे में अभी शंकाएं हैं। लेकिन आंदोलन का एकमात्र रास्ता है, पूरे समाज को संगठित होकर उस पर सवाल उठाने का एकमात्र रास्ता है। यही एक रास्ता मुझे लगता है नई शिक्षा नीति
को पर बचा हुआ है। इसलिए हमें लगता है कि इस पूरी नई शिक्षा नीति के सवाल पर युवाओं को जगह जगह बहस करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, सवाल उठाने चाहिए। और जिन राज्यों में लोगों ने इसको लागू किया है वहाँ उसके असर क्या आ रहे हैं, और जहाँ लागू नहीं किया है उनकी क्या पॉलिटिकल विल है और उनकी सोच क्या है, ये सारी बात समझ में जानी चाहिए। और क्योंकि मैं अभी एक ऐसी परिस्थिति में हूँ जिसमें मैं बहुत विस्तार से और ज़्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कहीं ट्रेवल कर रहा था और मैं ड्राइव कर रहा था, तो मैं गाड़ी को रोक के बात कर रहा हूँ और मीटिंग को चलते हुए सुन रहा था। तो मैं माफ़ी चाहूँगा बाकी आगे की बातचीत के लिए, और इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, और अरुणिमा जी आगे की प्रक्रिया जो है उसको चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद रघु जी का। उन्होंने बहुत ही अच्छे से पूरे वेबिनार को संक्षेप में एक बार फिर से रिकॉल कर दिया है। और अब हम अनिल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने, जैसा कि रघु जी ने बताया, कि बहुत ही विस्तार से, बहुत ही परत दर परत उन्होंने इसको रखा, चीजें बहुत अच्छे से समझ आई। और अगर इस पे नोट भी मिलेगा तो हम इसको युवाओं के बीच में लेकर जाएंगे और इस पर डिस्कशन भी जारी रखेंगे। मेरा जो इस वेबिनार में हमारे जो सीनियर्स जुड़े हैं, हमारे जो मेंटर्स जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो समय निकाल कर आए और पूरा टाइम हमारे साथ रुके। मैं अन्य साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि त्योहार के बावजूद उन्होंने ज्वाइन किया, सुना और अपने सवाल भी पूछे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वादा करती हूँ कि हम आगे भी बहुत जल्द ही एक दो वेबिनार लेकर आएंगे और एक बार फिर से मिलेंगे। तो एक बार फिर से मिलेंगे और बात रखेंगे अलग अलग मुद्दों पे। तो दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कि दीपावली आप सभी की शुभ हो, हम सबकी शुभ हो, एनवायरनमेंट हमारा सेफ हो, और स्कूली शिक्षा और बच्चों की शिक्षा को लेकर हम आगे एक रणनीति बनाए। अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी बात रखी। आरती दी का बहुत धन्यवाद, वो रही पूरे टाइम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस वेबिनार को मैं समाप्त करती हूँ। हैप्पी दीपावली। सबको दीपावली की शुभकामनाएं। सभी को नमस्कार।